Good morning, all the students of class 10. Today we are about to read the lesson from the diary of Anne Frank. This diary is written by a girl aged 14 years, and what she has written in this story, we'll get to know right here. Before we start, let's get some knowledge about Anne Frank. Anneliese Mary Anne Frank, 12 June 1929 to February March 1945, was German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Anneliese Mary Anne Frank, जिनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और जो फरवरी मार्च 1945 के दरमियान जिनकी मौत हो गई, एक जर्मन थी जिनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। जीविस यानी यहूदी लड़की थी वो, और उसने अपनी ये डायरी तब लिखी थी जब वो जर्मन सेनाओं के आधिपत्य से बचने के लिए अपने परिवार और अपने 4 मित्रों के साथ छुप कर रह रही थी। उसने उस दरमियान ये लिखा था और ये तब की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। उनका परिवार जब नाजियों ने एम्स्टर्डम पर अपना अधिकार कर लिया, तब उनका परिवार वहाँ से निकल आया था, छुप आया था। But were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. लेकिन नीदरलैंड में भी वो फंस गए जब नाजियों का जो आधिपत्य था, अधिकार था जर्मन सेनाओं का, वो जब नीदरलैंड पर भी अधिकार कर लिए, तब ये भी फंस गए। As persecution against the Jewish population increased. अब क्योंकि यहूदियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ने लगे थे, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. चूँकि अब नाजियों पर अत्याचार बढ़ने लगे थे, नाजी जो जनसंख्या थी जितनी भी, उन पर नीदरलैंड की जो जनसंख्या थी, यहूदी जनसंख्या थी, उन पर नाजियों के अत्याचार बहुत बढ़ गए। और तब अंत में ये परिवार 1942 में इनके पिता ओसो फ्रैंक के ऑफिस के बिल्डिंग में, उसी भवन में छुपकर रहने के लिए गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपकर रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डायड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। तो 2 साल छुप कर रहने के बाद आखिरकार ये दल जो था वो पकड़ा गया और इन्हें नाजियों के द्वारा बनाए गए जो कैंप थे उनमें रखा गया। और इस कैंप में आने के कुछ ही दिनों के बाद एने की मौत हो गई थी, जो बर्गन बेल्सन नामक स्थान पर टाइफस या टाइफाइड जैसी एक बीमारी की वजह से इनकी मौत हो गई। और ये मौत इनके बहन मार्गोट फ्रैंक के ठीक बाद हुई थी, यानी मार्गोट फ्रैंक के मरने के कुछ ही दिनों के बाद एने भी मर गई। हर फादर ओशो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। इस पूरे दल में केवल एक व्यक्ति इस नाजी कैंप में बचे और वो थे एने के पिता ओशो फ्रैंक। और ये जब युद्ध खत्म हुआ, वापस एम्स्टर्डम लौटे टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और वहाँ जाकर उन्होंने पाया कि एने की डायरी बचा ली गई है, यानी उसकी डायरी बची हुई थी। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, वो इस बात से बिल्कुल आश्वस्त थे कि ये अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड है, एक अद्भुत संकलन है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो इसका प्रकाशन करवाएंगे और अंग्रेजी में ये किताब डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई। डायरी वॉज गिवन टू एना फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles in the event of her life from
12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। एने फ्रैंक को ये डायरी तब मिली थी जब उनका 13वां सालगिरह था, या यूँ कहें कि उनकी जन्मदिन थी। 13वें जन्मदिन के दिन उन्हें ये डायरी दी गई थी, और इस डायरी में उन्होंने 12 जून 1942 से लेकर इसकी आखिरी एंट्री, जो आखिरी बार इन्होंने लिखा था, वो था 1 अगस्त 1944। और इसके दरमियान उनके जीवन में होने वाली सभी घटना दुर्घटनाओं का उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसमें चित्रण किया है, वर्णन किया है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच into many languages and became one of the world's most widely read books। आगे चलकर इसका अनुवाद डच भाषा से विश्व के कई भाषाओं में हुआ, और ये संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बनी। There have also been several films, इन पर कई फिल्में भी हैं। टेलीविज़न एंड थिएटिकल प्रोडक्शंस, दूरदर्शन में भी कार्यक्रम बने हैं, थिएटरों के भी बहुत सारे आयोजन इनके ऊपर हुए हैं। एंड इवन एन ओपरा, और यहाँ तक कि एक ओपरा भी इस पर आधारित, इस डायरी पर आधारित बनी है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, इसे एक बिल्कुल व्यस्क दूरदेशी मस्तिष्क द्वारा लिखी गई रचना मानते हुए द डायरी प्रोवाइड्स एन इनमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। इस डायरी में बड़ी खूबसूरती से नाजियों के अधिकार क्षेत्र में रहते हुए उसमें क्या क्या घटना दुर्घटनाएं उनके साथ घटी, बड़ी खूबसूरती से इसका उदाहरण मिलता है इसमें। एने फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। एने फ्रैंक इन अत्याचारी घटनाओं में अपने प्राण देने वाली विश्व की शायद सबसे नामी, सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व रही हैं। तो अब हम इनकी लिखी इस डायरी को अब पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने एने फ्रैंक के बारे में जाना, अब हम जानेंगे उनकी डायरी में आखिर ऐसा है क्या। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एने कहती हैं, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक बड़ा ही अद्भुत अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टिंग इन म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं लिखा है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद ही ऐसा उन्हें लगता है कि शायद ही कभी कोई एक 13 साल की लड़की के जीवन के अनुभवों को बताने के लिए लिखी हुई घटनाओं को पढ़ने में किसी की रुचि होगी। ओ वेल, इट डजंट मैटर, वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना अच्छा लगता है। And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। और मेरे सीने में आने वाली सभी जितनी भी भावनाएं हैं उन्हें बाहर निकालने की मुझे बहुत गहरी आवश्यकता अनुभव होती है। Paper has more patience than people। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। यानी कहती हैं, कागज इंसान की तुलना में अधिक धैर्यवान होते हैं। फिर वो कहती हैं, मैं उन दिनों में इस बात को समझ पाई जबकि मैं थोड़ी निराश थी और घर में बैठी अपना चेहरा अपने हाथों में लेकर निरुद्देश्य बिना किसी काम के बोरियत का अनुभव कर रही थी और ये सोच रही थी कि घर में रुकी रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग।
आखिर में मैं जहाँ थी वहीं रुक गई। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। फिर वो कहती हैं हाँ बिल्कुल, कागज में इंसान की तुलना में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक नोटबुक, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, probably won't make a bit of difference। तो वो कहती हैं आखिरकार मैं रुक गई, कागज में ज़्यादा धैर्य होता है, और क्योंकि मैंने ये योजना नहीं बनाई थी कि मैं किसी और को ये कवर लगा हुआ नोटबुक जैसा किसी और को पढ़ने दूंगी, तब तक जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, और इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं उस विषय पर आती हूँ जिसने मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। पहली बार, सबसे पहली बार डायरी रखने के लिए प्रेरित किया, मैं उस बात पे आती हूँ। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा मित्र नहीं है। मतलब एनी कहती हैं कि मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलिए मैं इस बात को थोड़ा और साफ कर दूं। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई ये नहीं मानेगा कि एक 13 साल की लड़की विश्व में, संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत प्यार करने वाले माता पिता हैं, एंड अ 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की बड़ी बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और तकरीबन 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ, पुकार सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाची मामी हैं, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। नहीं, वैसे ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। एक चीज़ के अलावा, वो है एक इकलौता सच्चा मित्र। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। जब भी मैं सोचती हूँ दोस्तों का साथ, दिमाग में आता है मज़ेदार समय, यानी ऐसा समय जो अच्छे से बीत जाए। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। मैं साधारण जो रोज की दैनंदिनी चीज़ें हैं उन पर बात करना, उन पर चर्चा करना मैं पसंद नहीं करती। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem। इस बातचीत में हमें ऐसा नहीं लगता कि हम उस चीज़ के कहीं भी थोड़े पास भी पहुंच पा रहे हैं, और यही समस्या है। अर्थात एने बहुत सोच समझ कर चलने वाली लड़की, अर्थात बहुत दूर का सोचती है वो, इसलिए शायद वो ऐसी बातें सोच रही है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है ये मेरी गलती हो कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। खैर जो भी हो, चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और दुर्भाग्यवश बदलने वाले नहीं लगते ये चीज़ें। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। यही वो कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। अर्थात एनी ये कहना चाहती हैं कि वो मित्रों के बिना हैं, और आप सभी जानते हैं बच्चों के मित्र जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे मन के अंदर के भावों को सुनते, समझते हैं और हमारी सहायता भी करते हैं। इसलिए एने को लगता है कि शायद उसकी भावनाओं को कोई समझ नहीं पाता। उसके दोस्त जो दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा हैं, अंदरूनी बातें, आध्यात्मिक स्तर पर उसे कोई अच्छा दोस्त नहीं नज़र आता। इसलिए वो आगे कहती हैं, टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। मेरे विचारों में रहे, लंबे समय से रहे इस काल्पनिक मित्र को, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। वो कहती है मैं नहीं चाहती कि जैसे बाकी लोग अपनी हर बात को डायरी में लिखते हैं मैं भी वैसे ही लिखूं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड।
लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी डायरी मेरी दोस्त हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। इसलिए मैं अपनी इस दोस्त को किटी कहकर पुकारने वाली हूं। नाउ मूविंग अहेड, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी। अब क्योंकि किटी को बताई गई मेरी कहानियों का एक शब्द भी कोई और नहीं समझ सकता, इफ आई वेयर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। अब क्योंकि वो कहती हैं कि अगर मैंने सीधे ही कहानियां किटी के साथ लिखनी शुरू कर दी तो कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए बेहतर है कि मैं जिस चीज़ को बहुत नापसंद करती हूँ उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी, यानी अपने जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूँ, तभी शायद लोग समझ पाएंगे। माई फादर, अब वो शुरुआत अपनी फैमिली से कर रही हैं। वो कहती हैं, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिता, मैंने अब तक जितने पिताओं को देखा उनमें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले पिता। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। मेरे पिता ने जब तक कि उनकी उम्र 36 साल नहीं हो गई उन्होंने विवाह नहीं किया, और तब मेरी माँ की उम्र 25 साल थी। माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बड़ी बहन मार्गोट, उसका जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। 4 साल की उम्र तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड आकर बस गए। हॉलैंड जिसे आज हम नीदरलैंड भी कहते हैं। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। मेरी माँ एडिथ होलैंडर फ्रैंक मेरे पिताजी के साथ सितंबर में हॉलैंड गई। वाइल मार्गोट एंड आई वेर सेंट टू आचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। जबकि मार्गोट और मैं हमारी दादी के पास आचेन भेज दिए गए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। उसी साल दिसंबर में मार्गोट हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं उसके पीछे फरवरी में गई। व्हेन आई वॉज प्लग्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। जबकि मुझे मार्गोट के सामने जन्मदिन के तोहफे के रूप में सजाकर रखा गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने बगल के मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। 6 साल की उम्र तक मैं वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जबकि मैं पहली कक्षा में गई। इन द फर्स्ट फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज क्यूपरस। जब मैं 6th फॉर्म में थी यानी 6ठी कक्षा में थी, मेरी शिक्षिका थी श्रीमती क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस, और वो प्रधान शिक्षिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स। साल की समाप्ति पर हम दोनों आंसुओं में भरे थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हम एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ी एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनकी शल्यक्रिया करनी पड़ी। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा जन्मदिन बहुत छोटे आयोजन के साथ खत्म हो गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। आखिरकार जनवरी 1942 में दादी माँ गुजर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता मैं कितनी बार उन्हें आज भी याद करती हूँ और आज भी उन्हें प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन in 1942 was intended to make up for the other। 1942 किया ये जन्मदिन समारोह इस सोच के साथ रखा गया था
कि भाई पिछला जो अच्छा नहीं बीता उसकी भरपाई कर लें। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और दादी माँ की दी हुई मोमबत्ती बाकी मोमबत्तियों के साथ जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अच्छे से जी रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द solemn डेडिकेशन ऑफ माई टाइम। हम चारों अच्छे से वक्त बिता रहे थे और ये आज की तारीख आ गई जब मैं अपनी इस डायरी को लिखना शुरू कर रही हूँ, या यूँ कहें कि मैं अपना जीवन इस डायरी को समर्पित कर रही हूँ। आज इतना ही। नेक्स्ट डे हम इस एने फ्रैंक की डायरी के अगले हिस्से को पढ़ें। मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। टुडे आई एम अबाउट टू रीड द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक that we were reading yesterday. So let's start from where we had left yesterday. So it's a start on Saturday 20 June 1942. यहाँ यहाँ एने अपनी डायरी की एंट्री के साथ हैं। 20 जून 1942 की एंट्री में उन्होंने लिखा, डियरेस्ट किटी, सबसे प्रिय किटी। किटी दरअसल हमने कल पढ़ा था, उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग आवाज़, ऐसे आवाज़ को कहते हैं जैसे जब हम किसी फर्श पर चल रहे होते हैं और हमारे जूतों से जो आवाज़ आती है, ऐसी ही आवाज़ को, या यूँ कहें जैसे बत्तख बोलते हैं ना, क्वैक क्वैक, ऐसी आवाज़। तो पूरा क्लास जो था वो ऐसे ही क्वैकिंग कर रहा था, यानी आवाज़ें उत्पन्न कर रहा था। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। इसका कारण ये था कि शिक्षक बैठकर इस बात का निर्णय करने वाले थे कि कौन कौन से बच्चे अगली कक्षा में जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी कक्षा आपस में शर्तें लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन और मैं हमारे पीछे बैठे दो लड़कों पर खूब हंस रहे थे। सीएन एंड जैक्स हु हैव बीन स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। सीएन और जैक्स जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियां शर्त लगाने के लिए पैसे बचाने में लगाए हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। तो सुबह से रात तक इनके बीच यही बात होती थी कि तुम पास कर जाओगे। दूसरा कहता नहीं मैं नहीं करूँगा, येस तुम करोगे, नहीं मैं नहीं करूँगा। यानी यही बहस होती थी कि पास करेंगे कि नहीं करेंगे। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट क्लेम देम डाउन, काम देम डाउन। यहाँ तक कि जी के अनुरोध कि भाई अब ये बातें बंद करो, और ना ही मेरे गुस्से में चिल्लाने से भी इन्हें कोई संतोष मिला, कोई शांति मिली। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछे, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। हमारी क्लास में ऐसे ऐसे बेवकूफ़ हैं कि तकरीबन 1/4 कक्षा को तो इसी कक्षा में, 1/4 बच्चों को इसी कक्षा में रह जाना होगा। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन एने कहती हैं कि शिक्षक ऐसी प्रजाति के व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में आप पहले से कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स। मैं अपनी महिला मित्रों के बारे में चिंतित नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, मतलब मैं और मेरे दोस्त इस मामले में चिंतित नहीं है। वी विल मेक इट, हम ऐसा कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। केवल एक विषय है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूं, और वो है गणित। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। फिर भी अब हम और कर ही क्या सकते हैं इंतजार करने के अलावा। अंटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट।
तब तक हम एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि भाई हौसला न खो, हम जाएंगे अगली कक्षा में। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मैं अपने सभी शिक्षकों से बहुत घुली मिली हुई हूँ, बहुत अच्छा मेरा उनके साथ संपर्क है। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women। ये 9 लोग हैं मेरे शिक्षकों में, जिनमें 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स, was annoyed with me for ages because I talked so much। मिस्टर कीसिंग, वो बूढ़े खुसट, ओल्ड फोगी, बूढ़े खुसट, जो हमें गणित पढ़ाते हैं, वो तो शायद सदियों से मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। उन्होंने मुझे एक निबंध लिखने को दिया जिसका विषय था चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? अब चैटर बॉक्स, बकवास करने वाला डब्बा, उसके बारे में आप क्या लिख सकते हो? आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर। आगे चलकर मैं इसके लिए चिंतित हुई। आई डिसाइडेड, मैंने नए निर्णय लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। मैंने शीर्षक अपनी कॉपी में लिखा, उसे अपने बैग के अंदर डाला और कोशिश किया कि शांत रहूं। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना बाकी बचा हुआ गृह कार्य पूरा कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। अब उस निबंध की वो लिखने की बात ने मेरा ध्यान खींचा। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अपने कलम के नोक को चबाते हुए मैं इस विषय पर सोच रही थी, या मैंने सोचना शुरू किया। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो anyone could ramble on and leave big spaces between the words। हर कोई शब्दों के बीच लंबे गैप छोड़ सकता था, लेकिन मैं ये कोशिश कर रही थी कि अपने विचारों से बातचीत की आवश्यकता को साबित कर सकूं। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मैंने बातचीत की कितनी आवश्यकता है, मैं इस बात को सत्यापित कर सकूं। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा, बहुत सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। अचानक ही मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइन्ड मी। मैंने वो 3 पन्ने लिख डाले जो श्रीमान कीसिंग ने मुझे दिए थे, एंड वो सेटिस्फाइड, और संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैंने इस पर अपने विचार दिए, या यूं कहें मजबूती से रखा कि भाई बातचीत करना विद्यार्थी का लक्षण है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और साथ साथ में यह आश्वासन भी कि इसे काबू में रखने के लिए मैं अपनी सबसे अच्छी कोशिश करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड सो मच एज आई डिड। लेकिन मैं नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, कभी भी शायद मैं इस आदत को सुधार नहीं सकूंगी या इससे बाहर नहीं आ सकूंगी, क्योंकि सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। क्योंकि मेरी माँ भी उतनी ही बात करती है जितनी मैं करता हूं, अगर उससे ज़्यादा नहीं करती तो उतनी तो जरूर करती है। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और यहीं आकर ये बात आती है कि भाई आनुवांशिक जो आदत है, गुण है, उनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आनुवांशिक वो चीज़ जैसे माता पिता से जो हमें मिलती हैं, हमारी आदतें, हमारे रहन सहन। तो यहाँ पर एने ये कहना चाहती हैं कि अगर वो इतनी बातें करती हैं तो इसके पीछे वजह वो नहीं है, वजह दरअसल उनका वो आनुवांशिक गुण है जो उनकी माता से उनमें आया है।
Mr. Kissing had a good laugh at my arguments. मेरे अपने विचारों पर श्रीमान किसिंग खूब हंसे. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, लेकिन जब मैं अपने बातचीत से अगले अभ्यास की ओर बढ़ रही थी, he assigned me a second lesson. उन्होंने मुझे फिर एक दूसरा निबंध दिया. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. अब जो दूसरा उन्होंने मुझे लिखने को दिया निबंध, उसका जो विषय था वो था कभी न सुधरने वाला बकवास बक्सा. I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. मैंने इसे भी पूरा कर दिया और अगले 2 अभ्यास तक श्रीमान किसिंग ने किसी भी तरह की शिकायत नहीं की. However, during the third lesson, he had finally had enough. लेकिन तीसरा अभ्यास आते आते वो तंग आ चुके थे. And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब सजा जो मिली वो ये थी कि एने फ्रैंक, सजा के रूप में कक्षा में बातचीत करने की सजा के फलस्वरूप आपको एक निबंध लिखना होगा जिसका शीर्षक है क्वैक क्वैक क्वैक. द क्लास रोड. अब ये सुनकर पूरे क्लास में शोर उठा. आई हैड टू लाफ टू. मुझे भी हंसना था. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. वैसे तो चैटर बॉक्स विषय पर अपने सारे विचार में रख चुकी थी. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स. इसलिए अब समय आ गया था कि कुछ और रखें, कुछ और बातें करें. समथिंग ओरिजिनल, कुछ जो बिल्कुल वास्तविक हो. माई फ्रेंड सैम, हु इज गुड एट पोएट्री, मेरा मित्र सैम जो कविता लिखने में अच्छा है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स. उसने मुझे प्रस्ताव दिया कि वो सारी की सारी जो निबंध है वो छंदों में लिख देगा, वर्सेस में लिख देगा. एंड आई जंप फॉर जॉय. और मैं खुशी से उछल पड़ी. मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिक्युलस सब्जेक्ट. श्रीमान किसिंग ऐसे बेतुका विषय देकर मेरा मजाक बनाना चाह रहे थे. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. लेकिन मैंने ये तय कर दिया कि उनका मजाक उन पे ही भारी पड़ जाए. आई फिनिश्ड माई पोएम. मैंने अपनी कविता खत्म की. एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. और ये बहुत खूबसूरत था. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर श्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. ये एक मादा बत्तख और उसके पिता हंस के बारे में था जो अपने 3 बच्चों को इसलिए मार डालता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं. लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे. भाग्यवश हमारे इस मजाक को श्रीमान किसिंग ने भी सही अर्थों में लिया. ही रीड द पोएम टू द क्लास. उन्होंने पूरी कक्षा को कविता पढ़कर सुनाई. एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसमें अपने विचार रखे. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. और दूसरी कक्षाओं में भी जाकर उन्होंने ये कविता सुनाई. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक. तब से मुझे बातचीत की इजाज़त है. एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. और मुझे कोई भी अतिरिक्त गृह कार्य उसके बाद नहीं दिया गया. ऑन द कॉन्ट्रारी, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. उसके उलट श्रीमान किसिंग आजकल खूब मजाक करते हैं. योर्स एने, आपकी है. यहाँ आकर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एंड्स. ये कहानी आपको अपने घर में पढ़नी है, रीडिंग पूरी करनी है, वर्ड बाय वर्ड पढ़कर समझना है. साथ ही यहाँ आप देख रहे हैं कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ सवाल हैं. सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी है. यदि आप इन्हें कर सकते हैं, अपने रिटेन आंसर्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे. थैंक यू फॉर द डे.